Hello everyone, welcome to Crystal Commerce Classes, Learning that Influences You by Avneet Kaur. आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्लास 11th इकोनॉमिक्स में टॉपिक है आज का हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इस टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको डिमांड क्या होती है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके लिमिटेशंस, उसके एक्सेप्शंस, ये सब आपको पता होना चाहिए कि कैसे लॉ ऑफ डिमांड क्या है और कैसे एक प्रोडक्ट की डिमांड में प्राइस का इफेक्ट से उसकी डिमांड में इफेक्ट आता है, कैसे अदर फैक्टर के इफेक्ट की वजह से डिमांड में इफेक्ट आता है। तो ये सब चीज़ें आपको पहले से क्लियर होनी चाहिए ताकि आपको ये टॉपिक जो मैं आज न्यू टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ ये आपको और अच्छे से समझ आ जाए। तो इस टॉपिक को देखने के बाद आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियोस को जाके ज़रूर देखिएगा एक बार कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ने से पहले लॉ ऑफ डिमांड क्या है ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए। अगर कंसेप्ट्स की क्लैरिटी नहीं आएगी तो फिर आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इकोनॉमिक्स में कंसेप्ट क्लियर करते हुए चलिए और सब चीज़ लिंक होती है। जैसे जैसे हम आगे न्यू चैप्टर्स पढ़ेंगे, न्यू टॉपिक, तो सब लिंक होती जाएंगी चीज़ें। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि जो भी प्रीवियस वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं क्लास 7 इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, आप उनको एक बार प्लीज़ प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए। और कोई भी डाउट आ रहा है आपको, कोई भी प्रॉब्लम है, क्वेरी है किसी भी तरीके की, आप मुझसे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी क्वेरीज, अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। आज का टॉपिक है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज डिफाइंड एज द रिस्पॉन्सिवनेस of the quantity demanded of a good to a change in one of the variables on which demand depends, or we can say that it is the percentage change in quantity demanded divided by percentage change in any one of the variables on which demand depends. इसका मतलब ये है कि जो हमारी डिमांड है, जैसे हमने लॉ ऑफ डिमांड में पढ़ा था कि other factors remain constant, there is an inverse relationship between price and quantity demanded. इसका मतलब ये था कि अगर प्राइस बढ़ेंगे तो डिमांड चेंज होगी और जो अदर फैक्टर्स हैं, अदर फैक्टर्स में हमारे क्या आते हैं, इनकम आ गई, हमारी टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आ गए, ये सब जो चीज़ें हैं ये सब क्या है हमारे अदर फैक्टर्स में। और भी बहुत सारे पॉइंट्स, आप जाके एक बार वीडियो देखिएगा तो आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो हमने ये पढ़ा था लॉ ऑफ डिमांड में, अगर बाकी चीज़ें हम अदर फैक्टर्स को कांस्टेंट रखते हैं और अगर हमारा प्राइस इंक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज हो जाती है, अगर प्राइस डिक्रीज होता है तो प्रोडक्ट की डिमांड इंक्रीज हो जाती है। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारी, ये रिस्पॉन्स बताता है, रिस्पॉन्सिवनेस है, मतलब रिस्पॉन्स बता रहा है आपका क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड। किसी एक गुड की जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें जो चेंज आ रहा है वो किसी भी वन ऑफ द वेरिएबल की वजह से हो सकता है ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, जिस पर डिमांड डिपेंड करती है। अगर मैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड को लेके चल रही हूँ कि एक प्रोडक्ट है, मान लो ये मार्कर की मैं बात करती हूँ, ठीक है, ये मार्कर की भी क्या डिमांड है मार्केट में ये देखने के लिए मैं देख रही हूँ कि अगर मैं इसके प्राइस को मैं इंक्रीज कर दे रही हूँ तो इसकी डिमांड डिक्रीज हो रही है, और मैं अगर इसकी डिमांड इसके मैं प्राइस डिक्रीज करती हूँ तो इसके डिमांड इंक्रीज हो रहा है। ये तो हमें ऑलरेडी पता है। अब यहाँ पे हमें ये पता चलेगा कि कितना चेंज आ रहा है, कि अगर मैं 10 रुपए से प्राइस बढ़ा रही हूँ तो मेरी डिमांड में कितने परसेंट का चेंज आ रहा है, 10% का आ रहा है। अगर मैं 10% से मान लो इसके प्राइस को मैंने बढ़ाया, मैंने एक मार्कर की प्राइस को 10% इंक्रीज करती हूँ तो कितना परसेंट डिक्रीज होती है मेरी डिमांड, ये डिपेंड करती है कितना आएगा, कि हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की हेल्प से पता चलेगा। तो यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि रिस्पॉन्स बताता है कि किसी भी प्रोडक्ट गुड की जो डिमांड होती है उसमें कितना उसमें जो चेंज आ रहा है वन ऑफ द वेरिएबल। अब वेरिएबल का यहाँ मतलब प्राइस भी हो सकता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस हो सकती है, आपकी इनकम हो सकती है, कुछ भी हो सकता है अदर फैक्टर्स से भी रिलेटेड। तो जो भी वेरिएबल है जिसपे इस प्रोडक्ट के डिमांड पे फर्क पड़ रहा है, मतलब मैंने यहाँ पे प्राइस और इसका मैंने प्राइस लिया और ये मार्कर लिया, तो इसका मतलब ये है कि मैं देख रही हूँ कि प्राइस को बढ़ाने घटाने से, प्राइस को इंक्रीज डिक्रीज करने से इस मार्कर की में कितनी डिमांड में क्या फर्क आ रहा है। तो ये क्या है, यहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ गुड, जो क्वांटिटी डिमांड है गुड की, चेंज इन वन ऑफ द वेरिएबल, किसी भी एक वेरिएबल में चेंज आने से ऑन विच डिमांड डिपेंड, जिसपे डिमांड डिपेंड कर रही है। अब जैसे मैंने ये एग्जाम्पल लिया था आपको,
तो यहाँ पे क्या था, यहाँ पे आपको ये पता चला कि यहाँ में प्राइस एक फैक्टर है जिस पे डिपेंड कर रही है इसकी डिमांड। मतलब एक मार्कर की जो डिमांड है वो डिपेंड कर रही है प्राइस पे। मैंने यहाँ वेरिएबल क्या लिया, प्राइस। तो यहाँ पे वन ऑफ द वेरिएबल ऑन विच डिमांड डिपेंड्स, जिस पर डिमांड डिपेंड कर रही है। और वी कैन से, अगर मैं अदर वर्ड्स में बोलूँ तो क्या बोला जा रहा है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस या फिर आप बोल सकते एनी वन ऑफ द वेरिएबल। मतलब कि हम जब अभी फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं आगे चल के, तो हमको समझ में आएगा कि कैसे हम एक्चुअल में कैलकुलेट करते हैं। अभी आप बहुत सारे फॉर्मूलाज पढ़ोगे, बहुत सारे मेथड्स पढ़ने वाले हो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करने के लिए। तो यहाँ पे अब सिंपल मैं क्रक्स बताऊं इसका आपको, तो ये निकल के आया कि जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है ये रिस्पॉन्स बताता है किसी भी एक प्रोडक्ट की डिमांड पे। ये बताता है कि जिस भी वेरिएबल पे इस प्रोडक्ट की डिमांड डिपेंड करती है उसमें कितना चेंज आने से इसकी डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। बस ये एक सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप अपने नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करके अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो और फेसबुक पे भी, आप कहीं पे भी कांटेक्ट कर सकते हो मुझसे और इसलिए अपने डाउट्स, अपने क्वेरीज को पूछ सकते हो। तो देखिए, आपको आई होप ये समझ में आया होगा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, ये इसकी बेसिक डेफिनेशन थी। अभी हम आगे इसको और फर्दर पढ़ने वाले हैं, तो पहले आप इसकी डेफिनेशंस को नोट कर लीजिए अच्छे से, और उसके बाद अगर कोई डाउट होगा तो आप पूछ लीजिएगा। तो पहले आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। अभी हमने पढ़ा कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं वन ऑफ द मेथड दैट इज बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है ये आपका, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये मान के चलिए इसमें इस टॉपिक से आपको एक क्वेश्चन तो मिलना ही मिलना एग्जाम में, और ये टॉपिक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए, और कोई भी डाउट रहेगा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। टॉपिक है हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब जैसा कि नाम है वैसे ही हमको पता चल रहा है कि जो भी डिमांड में इफेक्ट आने वाला है, जो भी हम चेंज देखने वाले हैं, वो किस बेसिस पे देखेंगे, प्राइस पे। मतलब प्राइस में चेंज होने से हमारी डिमांड में कैसा चेंज आ रहा है ये हमें पता चलेगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये वन ऑफ द बहुत ही, इसको हम परसेंटेज मेथड भी कहते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंपल मेथड है, वन ऑफ द सिंपलेस्ट मेथड टू कैलकुलेट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इट शोज द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ड्यू टू गिवन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब परसेंटेज चेंज इन प्राइस दिया हुआ है, मतलब फॉर्मूला एक तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पे। जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो डेफिनेशन लिखी है उसमें जो आपको दिया गया उसमें ये बताया जा रहा है कि कितना परसेंटेज चेंज आएगा क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ड्यू टू गिवन हमें दिया हुआ है कि इतना परसेंट चेंज हो रहा है प्राइस में, तो आप ये बताओ कि कितना परसेंट चेंज क्वांटिटी डिमांडेड में हो रहा है। सिंपल सी ये बात है। अब जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ मैंने फॉर्मूला लिखा हुआ है, ED इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED का मतलब होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ED का मतलब है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि ED रिप्रेजेंट करता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके फॉर्मूला क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ED is equal to percentage change in quantity demanded upon percentage change in price। कितना परसेंट चेंज हमारी क्वांटिटी डिमांडेड में आ रहा है उसको हम परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर देंगे। अब यहाँ पे क्वेश्चन राइज होता है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है एंड परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है। तो जैसा कि आप यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया हुआ है, आपको सब शो किया है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी। तो क्वांटिटी डिमांड में चेंज आ रहा है अपॉन ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100। अब यहाँ पे देखो, चेंज इन क्वांटिटी को हम ऐसे लिखते हैं, Q1 माइनस Q इज इक्वल टू डेल्टा Q। ये जो साइन है डेल्टा का, ये चेंज बताता है, इसको हम बोलते हैं चेंज। जहां भी आपको ये साइन दिखे ऐसा डेल्टा ट्रायंगुलर शेप टाइप का, तो
ये इसको हम डेल्टा बोलते हैं और ये क्या शो करता है, ये चेंज शो करता है। ये चेंज बताएगा चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब है Q1 माइनस Q0। Q1 का मतलब है जो न्यू क्वांटिटी आई है, Q का मतलब है ओरिजिनल क्वांटिटी। जब जो इनका डिफरेंस होगा वही हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो वो क्या शो करता है, डेल्टा Q। वो आ जाएगा हमारा न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक उसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस का क्या मतलब है, चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस। चेंज इन प्राइस को हम रिप्रेजेंट करते हैं P1 माइनस P इज इक्वल टू डेल्टा P। डेल्टा का मतलब क्या है, सेम वही चेंज। जहां भी आपको ये शेप, ये ऐसा इस तरीके का ट्रायंगुलर जैसा शेप दिखे, इसको हम डेल्टा बोलते हैं। और ये बहुत यूज होने वाला है अभी आगे चल के, जैसे आप न्यूमेरिकल करोगे तो वहां पे आपको इन सब साइंस का यूज, इस सब फॉर्मूलेस का यूज करना पड़ेगा, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे, वरना नहीं मिलेंगे। तो इसको ध्यान से समझिए। ये क्या बता रहा है आपको, डेल्टा P। डेल्टा P मतलब क्या है, चेंज इन P। चेंज इन P कैसे आ रहा है, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। न्यू प्राइस का मतलब है P1 जो है हमारा इज इक्वल टू न्यू प्राइस, और जो P डिनोट कर रहा है वो हमारा ओरिजिनल प्राइस है। अब जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो जो फॉर्मूला बनकर आएगा वो आएगा डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। अभी आप इसको फिलहाल इतना नोट कीजिए, ये मैंने थ्योरेटिकली आपको भी समझाया है, एक ओवरव्यू दिया है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और कैसे इसका फॉर्मूला आता है। अब हम इसका प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं नेक्स्ट, जिससे आपको क्लियर होगा कि कैसे Q1 क्या होता है, Q क्या होता है, चेंज इन क्वांटिटी कैसे आती है, प्राइस क्या है ओरिजिनल, न्यू प्राइस कैसा है। मतलब जो भी आपके डाउट्स चल रहे हैं इस टाइम वो सब अभी क्लियर हो जाएंगे जैसे ही हम अपना प्रैक्टिकल पोर्शन पे आएंगे। तो आप पहले इस थ्योरेटिकल पोर्शन को नोट कर लीजिए, क्योंकि थ्योरी भी पता होनी इतनी इंपॉर्टेंट है। तो पहले आप इस कंसेप्ट को नोट कीजिए। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आया होगा, फॉर्मूला समझ में आया होगा कि ईजी क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इसको आप नोट कीजिए, फिर अभी मैं आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन करके समझाऊंगी, तो आपको काफी अच्छे से टॉपिक क्लियर हो जाएगा। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक क्वेश्चन, जिससे आपको क्लैरिटी आएगी और आपको ये कंसेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो जो भी डाउट्स अभी तक थे आपके वो सब क्लियर हो जाएंगे अभी। तो इसको ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन में बोला जा रहा है द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस from rupees 10 to 20 and quantity demanded decreases from 100 units to 50 units. Find the price elasticity of demand. क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि कमोडिटी है जिसका प्राइस इंक्रीज कर रहा है ₹10 से 20 और क्वांटिटी डिमांडेड उसकी डिक्रीज कर रही है 100 यूनिट से 50 यूनिट्स। इसका मतलब ये है कि जब प्रोडक्ट 10 रुपीज का मार्केट में था, जब वो कमोडिटी 10 रुपीज की थी, तो वो 100 यूनिट्स की डिमांड थी मार्केट में। जैसे ही प्राइस उसके 20 रुपीज हो गए तो डिमांड कितनी हो गई, 50 यूनिट्स। ऑब्वियस सी बात है, हमें मालूम है कि देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। तो जैसे जैसे हमारे प्राइस बढ़े वैसे से क्या हुआ, हमारी क्वांटिटी कम हो गई। जब प्राइस 10 था तो क्वांटिटी डिमांडेड 100 थी, 100 यूनिट्स थी। जैसे ही प्राइस इंक्रीज होकर 20 यूनिट्स हुआ, वैसे क्या हो गया, हमारी डिमांड डिक्रीज हो गई, 15 यूनिट्स हो गई। यहाँ पे फॉर्मूला जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यहाँ पे देखिए मैंने माइनस साइन लगाया। अब मैंने ये लास्ट टाइम नहीं लगाया था, इस टाइम समझाने के लिए आपको यहाँ पे प्रॉपर्ली, और एक्चुअली फॉर्मूले में यही आएगा आपका माइनस साइन के साथ। इस चीज को नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मैंने यहाँ पे लगाने का एक सिर्फ मतलब ये था कि जब मैं अभी प्रैक्टिकल समझाऊंगी तो आपको क्लैरिटी से और क्लियर हो जाएगा कि यहाँ माइनस साइन का क्या रोल है। ठीक है, फॉर्मूले में क्या है, EG इज इक्वल टू माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। अब बात आती है कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, ये भी हमें ऑलरेडी पढ़ा है कि क्या है। इसको हम डिनोट करते हैं डेल्टा Q से, Q1 माइनस Q अपॉन Q इंटू 100। Q1 क्या था, हमारा न्यू क्वांटिटी, Q हमारी होगी ओरिजिनल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इंटू 100। ठीक उसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस में भी है, डेल्टा P से हम डिनोट करते हैं इसको P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 हमारा न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस।
अब हम इसको फॉर्मूला एक्चुअली में लास्ट में बनकर हमारा ये आता है जो हमको याद रखना है, दैट इज डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। इसका डेरिवेशन मैं आपको समझाती हूँ। देखिए फॉर्मूला क्या था हमारा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम कैसे लिख सकते हैं, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। आई होप समझ आया होगा। अभी मैंने आपको समझाया कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड जो आपको यहाँ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है डेल्टा क्यू और डेल्टा क्यू। ठीक है, मतलब कि Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100 ये डिनोट करता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक उसी तरीके से परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या डिनोट करता है हमको, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। मैंने इन दोनों की जगह इनकी वैल्यूज को पुट कर दिया, इस फॉर्मूले को पुट कर दिया। मैंने इसको एक्सप्लेन किया प्रॉपर आपको कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड का मतलब होता है Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। Q1 हमारा न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी इंटू 100। ये क्या है हमारा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ये कैसे आता है हमारा, P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। P1 क्या है हमारा, न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस दैट इज P डिवाइडेड बाय P इंटू 100। अब देखो यहाँ पे जब मैंने ये किया तो हमारा 100 यहीं से कट गया। अब इसको हम रेसिप्रोकल, ये इसके साथ इंटू हो जाएगा और ये इसके साथ। ठीक है, फॉर्मूला क्या बन गया हमारा, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू। ये जो डिनोमिनेटर में वैल्यू होती है आपकी, ये हमेशा रेसिप्रोकल होके ऊपर जाती है, क्योंकि डिवाइड से मल्टीप्लाई में जब जाते हो तो वैल्यू क्या हो जाती है आपकी, रेसिप्रोकल। मतलब ये चीज ऊपर चली गई, देखो ये यहाँ पे आ गई और P1 माइनस P यहाँ पे आ गया, तो ये आपका फॉर्मूला बनकर आ गया, दैट इज Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू P अपॉन P1 माइनस P। फिर क्या है, Q1 माइनस क्यू को हम कैसे लिख सकते हैं, हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं और P1 माइनस P को हम डेल्टा P लिख सकते हैं। मैं एक बार फिर से आपको समझाती हूँ। देखिए अभी हम पढ़ के आए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला होता है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी का मतलब है Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू 100। परसेंटेज चेंज इन प्राइस का मतलब है P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100। अब हमने क्या किया, इस फॉर्मूले को और सिंप्लीफाई किया तो ये क्या बनकर आ गया, Q1 माइनस क्यू अपॉन क्यू इंटू P अपॉन P1 माइनस P। अब ये कैसे आया, हमने जो डिनोमिनेटर की वैल्यू थी, डिनोमिनेटर की वैल्यू को हमने रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब जो डिनोमिनेटर में था वो न्यूमरेटर, जो न्यूमरेटर था वो डिनोमिनेटर में आ गया। देखो ये नीचे डिनोमिनेटर में था, ये ऊपर चला गया और ये नीचे आ गया। ठीक है, ऊपर वाला सेम क्वांटिटी डिमांडेड वैसी रही, जो प्राइस था वो रेसिप्रोकल हो गया, दैट इज P अपॉन P1 माइनस P हो गया। अभी हमने पढ़ा था कि जो Q1 माइनस क्यू है उसको हम क्या लिखते हैं, इज इक्वल टू डेल्टा क्यू। जो डेल्टा क्यू है वो सिग्निफाई करता है, वो बताता है कि किस चीज की बात कर रहे हैं, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, दैट इज न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस। ठीक है, तो Q1 माइनस क्यू को हम डेल्टा क्यू लिख सकते हैं और P1 माइनस P को हम डेल्टा P लिख सकते हैं। तो जो हमारा लास्ट में फॉर्मूला बन के रेडी हुआ, जहां पे हम अपनी वैल्यूज को पुट करेंगे, वो क्या बनकर आया, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन क्यू, दैट इज ED इज इक्वल टू माइनस साइन के साथ चेंज इन क्वांटिटी अपॉन चेंज इन प्राइस इनटू प्राइस अपॉन क्वांटिटी। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है आपको कि चेंज हो रहा है प्राइस में, दैट इज इंक्रीज हो रहा है 10 से 20। जो हमारा ओरिजिनल प्राइस है दैट इज P। ओरिजिनल प्राइस को किससे डिनोट करते हैं, हम P से डिनोट करते हैं। तो ये हमें क्या दिया हुआ है 10। ये इंक्रीज होने के बाद हमारा न्यू प्राइस कितना आ गया, दैट इज P1। ये क्या आ गया हमारा 20। ठीक उसी तरीके से जो हमारी ओरिजिनल क्वांटिटी थी, देखिए ओरिजिनल क्वांटिटी क्या थी हमारी, डिक्रीज हुई 100 से 50, यानी कि ओरिजिनल मतलब पहले कितनी थी हमारी, पहली थी हमारी 100 यूनिट्स, तो ओरिजिनल क्वांटिटी में हमारा 100 आ गया और जो न्यू क्वांटिटी थी वो कितनी आ गई हमारी 50। मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, आपको ध्यान दीजिए। देखिए प्राइस इंक्रीज हुआ हमारा 10 से 20, तो जब प्राइस ओरिजिनल प्राइस हो गया हमारा 10 और न्यू प्राइस हो गया हमारा 20,
देखिए पहले और हमारा कितना था 10, तो ये ओरिजिनल हो गया और उसके बाद चेंज होके न्यू क्या आया हमारा 20। तो ओरिजिनल प्राइस को P से डिनोट करते हैं तो P आ गया हमारा 10 और न्यू प्राइस को हम P1 से डिनोट करते हैं वो आ गया हमारा 20। क्वांटिटी डिमांडेड में क्या हो रहा है डिक्रीज। ऑब्वियसली बात है जब प्राइस हमारे बढ़ेंगे तो डिमांड क्या होगी हमारी डिक्रीज होगी, कम होगी। तो प्राइस क्वांटिटी डिमांडेड हमारी क्या हो गई 100 से 50 यूनिट्स। 100 थी पहले और अब हो गई 50। तो ओरिजिनली कितनी थी वो 100 यूनिट्स, दैट इज 100 एंड न्यू क्वांटिटी हमारी आ गई 50। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब हम इसको आगे सॉल्व करते हैं। देखिए फॉर्मूला था हमारा डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा पी इंटू पी अपॉन क्यू। हमें P और Q की वैल्यू पता चल गई। P क्या है हमारा 10, Q क्या है हमारा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये है हमारा Q और ये है हमारा Q1 न्यू क्वांटिटी, ठीक है। तो P हमारा कितना है 10 और Q कितना है हमारा 100। अब यहाँ बात आती है कि परसेंटेज डेल्टा Q कहाँ से आएगा। डेल्टा Q के लिए हम क्या करेंगे Q1 माइनस Q। अब Q1 माइनस Q अपॉन P1 माइनस P। तो Q1 क्या है हमारा Q1 इज 50 माइनस 100 अपॉन P1 है हमारा 20 माइनस P कितना है हमारा 10 इज इक्वल इंटू 10 बाय 100। यही चीज है। अब देखिए यहाँ से ध्यान पे 50 माइनस 100 कितना हो गया -50। याद रखिएगा फॉर्मूले में स्टार्टिंग में भी माइनस साइन लगा हुआ है, इस चीज को भूलिएगा नहीं। तो -50 अपॉन 20 माइनस 10 कितना होता है 10 होता है। तो ये आ गया 10 इंटू 10 बाय 100, ठीक। अब 0 से 0 कट गया, यहाँ 0 से 0 कट गया, क्या बचा -5 अपॉन 10। तो जब 5/10 है तो ऑब्वियसली बात है आपको इतना तो मैथ्स आती है कि आप इतना पढ़ के आए हो। तो माइनस साइन कट जाएंगे और क्या आ जाएगी वैल्यू 0.5। ये हमारी आ गई E, दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन करती हूँ आपको। ओरिजिनल प्राइस हमारा 10 था, हमें पता चल गया यहाँ से, और न्यू प्राइस था हमारा 20, ठीक, दैट इज P एंड P1। ओरिजिनल क्वांटिटी Q थी हमारी 100 यूनिट्स एंड न्यू क्वांटिटी हमारी कितनी थी 50 यूनिट्स, जो कि मैंने यहाँ पे आपको यहाँ देखिए मेंशन कर दिया, ठीक। अब क्या है फॉर्मूला हमको मालूम था, यहाँ पे दिया हुआ है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। P की वैल्यू हमें साफ साफ दिख रही है, यहाँ पे साफ साफ सामने नजर आ रहा है, दैट इज 10। हमने वैल्यू पुट कर दी। हमें Q की वैल्यू साफ साफ नजर आएगी, डायरेक्ट दी हुई है, उसको हमें पुट करनी, दैट इज 100, हमने पुट कर दी। अब हमें निकालना था डेल्टा Q। डेल्टा Q का क्या फॉर्मूला होता है Q1 माइनस Q एंड डेल्टा P का फॉर्मूला होता है दैट इज चेंज इन प्राइस का फॉर्मूला होता है P1 माइनस P। हमने इनकी वैल्यूज को यहाँ पे पुट कर दिया। Q1 की वैल्यू देखिए यहाँ पे दी हुई है हमें 50 यूनिट्स, मैंने 50 यूनिट्स पुट की, माइनस ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल क्वांटिटी कितनी थी हमारी 100, 50 माइनस 100 आ गया, यहाँ 20 माइनस 10 हमारा आ गया प्राइस। 20 क्या था हमारा न्यू प्राइस माइनस ओरिजिनल प्राइस। हमने वैल्यूज को पुट किया और सिंपली सॉल्व कर दिया, जैसे हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमने क्या किया 50 माइनस 100 कितना होता है -50, और पहले से जो फॉर्मूला है उसमें माइनस साइन पहले लगा हुआ है। उसका रीजन आपको अब शायद समझ में आ गया होगा कि इस साइन का यह रोल ये है कि ऑब्वियस सी बात है किसी भी चीज की डिमांड नेगेटिव में नहीं जा सकती, नेगेटिव में डिमांड नहीं जा सकती, इसीलिए माइनस साइन लगाया गया है ताकि उस चीज को आप रेक्टिफाई कर सको और सीधे वो पॉजिटिव वैल्यू आपको दे हमेशा। तो कभी कभी नेगेटिव भी आ सकता है, तो उसमें परेशान नहीं होजिएगा, ज्यादातर आपको पॉजिटिव वे में ही आंसर मिलने वाला है। तो ये माइनस साइन कट गया और ये वैल्यू क्या आ गई हमारी -50 अपॉन 10 इंटू 10 अपॉन 100। हमने 0 को 0 से कट किया, हमारे पास क्या वैल्यू आई 5/10 दैट इज 0.5। तो आंसर हमारा आ गया 0.5। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा कि कैसे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को कैलकुलेट करते हैं। इस क्वेश्चन को समझिए पहले एक बार, फिर इसको खुद नोट करके अपनी नोट कॉपी में फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक बार खुद भी ट्राई कीजिएगा इसको, और कहीं भी कोई भी डाउट आ रहा हो, कोई भी प्रॉब्लम समझ नहीं आया कि डेल्टा Q1 क्या है, एनी तरीके की मतलब एनी टाइप ऑफ डाउट यू हैव, चाहे वो छोटा सा डाउट हो, बहुत ही माइनर सा हो, कैसा भी डाउट हो, आप उसको क्लियर करते चलिए, कि जैसे से हम आगे बढ़ेंगे अगर अपने डाउट्स क्लियर नहीं किए तो आपको बहुत प्रॉब्लम होगी फिर आगे चलकर।
तो आई होप आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आज मैं एक ही न्यूमेरिकल सॉल्व करा रही हूँ, मैं नेक्स्ट क्लास में और न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी, एक नया मेथड भी सिखाऊंगी। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसका मीनिंग सब कुछ काफ़ी कुछ समझ में आया होगा। अगर आपको अपनी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं और भी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाती रहूँ। आई होप आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दिया होगा, अगर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, कोई भी न्यू नोटिफिकेशन आपसे मिस नहीं होना चाहिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।